हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन। स्टूडेंट, जो मैं वीडियो लेकर आया वो है एमपीएससी 008 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे जो एग्जाम में आ सकते हैं, इनके बेस पर आ सकते हैं। तो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, और पहले इससे पहले आपको बता दो, जो आपकी बुक है एमपीएससी 008 भारत में राज्य राजनीति, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्य विवादों के स्वरूप पर टिप्पणी करें। यह क्वेश्चन हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव को उजागर करें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 19वीं दशक के में भारत के में राज्य राजनीति के प्रमुख लक्षण या विषमताएं पर चर्चा करें। तो मैं ये जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ तो उसके बाद मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। नेक्स्ट है तो थर्ड क्वेश्चन है वो है राज्य की राजनीति पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। लोकतंत्र में चुनाव का महत्व और चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें, या चुनाव प्रणालियों की कमियों को सुधारों का वर्णन करें। ये दो तरीके से, इसमें दो क्वेश्चन एक तरीके से ऐड हुए हैं, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व और चुनाव आयोग की भूमिका। तो ये क्वेश्चन अलग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो चुनाव प्रणाली की कमियों और सुधारों का वर्णन करें। मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, इसमें एक तरीके सारे पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य शक्तियों के संबंधों का वर्णन करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत में दलीय प्रणाली में कांग्रेस शासन युग की आलोचना, या भारत में कांग्रेस व्यवस्था के भंग होने के क्या कारण थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हरित क्रांति क्या है तथा भारतीय कृषकों भूमिकाओं के सुधार का वर्णन करें। नेक्स्ट जो टिप्पणी आ सकती है वो है दलित तथा पिछड़ी जाति पे कोई टिप्पणी आ सकती है, भाषाई निर्जातीय अल्पसंख्यक पे टिप्पणी आ सकती है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया पे टिप्पणी आ सकती है, गरीबी हटाओ पर टिप्पणी आ सकती है, नक्सलवादी और विकास विरोधी आंदोलन। ये ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी लिखने की आ सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भारत में विविधता की प्रकृति की चर्चा करें तथा धार्मिक विविधता पर लेख लिखें। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक तरीके ज्वाइंट होकर भी आ सकते हैं या अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य की राजनीति में अध्ययन के लिए व्यवस्थात्मक का वर्णन करें। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया उससे रिलेटेड है। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, अब बात करते हैं आंसरों की कि एक क्वेश्चन का मैं आपको एक तरीके क्वेश्चन और आंसर दोनों बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन जो है वो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन जो है वो है राज्य की राजनीति के अध्ययन के लिए व्यवस्थात्मक और मार्क्सवादी स्वरूप का वर्णन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। यह क्वेश्चन आ सकता है राज्य की राजनीति के अध्ययन में व्यवस्थात्मक और मार्क्सवादी स्वरूप का तुलना करें, या राज्य की राजनीति का विश्लेषण करते हुए मार्क्सवादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। तो इसमें दोनों एक तरीके दृष्टिकोण मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। राज्य राजनीति के विश्लेषण हेतु दो प्रकार के दृष्टिकोण बताए गए हैं, जिसमें से एक व्यवस्थित और दूसरा मार्क्सवाद है। कुछ विद्वानों ने एक ही समय में दृष्टिकोण के मिश्रण को भी अपनाया है। सामाजिक विज्ञानों में व्यवहारिक आंदोलन के रूप में हिस्से के रूप में यह दृष्टिकोण राजनीति वैज्ञानिक द्वारा राजनीति व्यवस्था में परिवर्तन एक क्रम अध्ययन करने के लिए अपनाया जाता है। मतलब जो भी क्रम अध्ययन किया जा रहा है उसके लिए इसका एक तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं व्यवस्थातित दृष्टिकोण। इसमें क्या है कि व्यवस्थातित दृष्टिकोण उन दो दृष्टिकोण में से एक है जो राज्य राजनीति के विश्लेषण हेतु सर्वाधिक सर्वमान्य रूप का प्रयोग किया जाता है। इस परिवारों तथा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक आधुनिकीकरण अथवा विकास दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, इसको संरचनात्मक नाम से भी जाना जाता है, प्रकारात्मक नाम से भी जाना जाता है, आधुनिकीकरण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है व्यवस्थित दृष्टिकोण विभिन्न पहलुओं से आलोचना का शिकार हुआ है। इसकी सबसे कटु आलोचना मार्क्सवादी द्वारा की गई है। और वो मार्क्सवादी द्वारा क्या कटु आलोचना की गई है, तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार मार्क्सवादी अपनी बात कहते हैं और वो अपने बातों को किस प्रकार एक तरीके से सामने रखते हैं। तो उनका तर्क है कि व्यवस्थापित दृष्टि राजनीति में वर्ग की भूमिका को अनदेखा करता है। वह राजनीति प्रक्रियाओं में इतिहास महत्व का तलोच्छेदन करता है और वह राज्य को राजनीति व्यवस्था का दास बना देता है। तो ये बात उन्होंने एक तरीके तर्क देकर कही है। अब बात करते हैं मार्क्सवाद कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है राज्य राजनीति के अध्ययन के लिए। तो इसमें क्या है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण राज्य राजनीति का विश्लेषण उत्पादन वर्ण संबंधों अथवा सामाजिक संबंधों अथवा उत्पादन बलों के आधार पर किया जाता है। मतलब जिसका जो वर्णन है वो सामाजिक संबंधों के आधार पर, उत्पादन बलों के आधार पर किया जाता है। वह राजनीति को वर्ग संबंधों के प्रकट के रूप में देखता है। किसी भी समाज में राजनीतिक आर्थिक संबंधों द्वारा प्रभावित अथवा निर्धारित होती है। राज्य समेत राजनीति संस्थाएं वर्ग हितों को प्रतिनिधि करती हैं। और नेक्स्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लासिक मार्क्स दृष्टिकोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे बताया गया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में उल्लेखित सिद्धांत में मार्क्सवादी अभिगम राजनीति के संबंध में अर्थव्यवस्था की एक अति निर्णय
कारी भूमिका का अनुसरण करता है और इस स्थिति में अर्थव्यवस्था आधार होता है और राइती अधिरचना और एथित बुइमर ऑफ लुई बोनापार्ट के आधार पर की निर्णयकारी भूमिका के संबंध में मार्क्स ने एजेंट ने अपने शोध में प्रबंधन को संबोधित किया है। व्यवस्थित दृष्टिकोण के भांति क्लासिकल मार्क्सवाद दृष्टिकोण का प्रयोग भी राष्ट्रीय राज्य स्तरों पर राजनीति के अध्ययनार्थ किया गया है, मतलब इसके रूप में भी किया जाता है। क्लासिकल मार्क्सवादी दृष्टिकोण द्वारा किए गए स्वतंत्रोत्तर काल में संबंधित प्रमुख अखिल भारतीय स्तर के अध्ययनों को चार्ल्स बेथहीन की इंडिया तथा उचिन विनायक की द पैन जो इसमें जो विनायक जो दे रखा है डेमोक्रेसी शामिल है। तो इसमें डेमोक्रेसी मतलब कि डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया। तो आपको सिंपल जो मैंने आपको लिखा है आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, मगर मैंने जो भी अभी आपको क्वेश्चन वाइज जो बताया वो बहुत शॉर्ट तरीके बताया। एक क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य की राजनीति में व्यवस्थात्मक और मार्क्सवादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में रेखांकित केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको आप एक तरीके से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यह भारत राज्यों का एक संघ है और भारत में संविधान को विधायिका, कार्यपालिका, केंद्र और तथा राज्य के बीच वित्तीय शक्तियों का विभाजित किया गया है। तो आपको पता है कि हमारे सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनके रूप में भी सरकार एक तरीके से राज्य के और संघों की शक्तियों को बंटवारा किया गया है और जो संविधान का संघीय विशेषता प्रदान करता है। भाग 11 में एक तरीके अनुच्छेद 245, 255 और केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आदान प्रदान करता है। केंद्र राज्य संबंध 3 भागों में विभाजित करता है। पहला है विधायिक संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय शक्ति। तो इसमें क्या है, सबसे मेन जो वित्तीय संबंध है, इसमें सबसे मेन वित्तीय संबंध इंपॉर्टेंट और एक तरीके विधायिक संबंध है। तो विधायिक संबंध क्या है, इसमें राज्य सूची में एक विषय संबंध के संसद को कानून बनाने का शक्ति विधायिक शक्ति के का बंटवारा करती है। इसमें 3 शक्तियों का वर्णन किया है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। जैसे पता होगा कि संघ सूची में कौन कानून बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। संवर्धित सूची में कौन बनाता है, दोनों सरकारें मिलकर कार्य करती है। और राज्य सूची में राज्य संबंधी सरकार एक तरीके से कानून बनाती है। संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं और विदेश मामले, रक्षा, रेलवे, डाक, बैंकिंग, परमाणु ऊर्जा, संचार आदि मुद्राएं आती हैं। नेक्स्ट संवर्धित सूची में 62 विषय हैं और शिक्षा, वन, श्रम, कल्याण, जनसंख्या, अपराधी और एक तरीके से कानून, जानवरों व पक्षियों की रक्षा करना, एक तरीके के ऊपर कानून बनाती है। नेक्स्ट राज्य जो सूची होती हैं इनके विषय जो है वो एक तरीके से 67 विषय एक तरीके से पहले थे जो आपके करंट के हैं। वो एक बार आप चेक करना है इसको कि करंट की जो क्या विषय है इसके। नेक्स्ट जो है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध क्या है, ये राज्य केंद्र वित्तीय संबंधों से संबंधित केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के राजस्व के स्वतंत्र स्रोत प्रदान करती है। संसद के पास संघ सूची के उल्लेखित विषयों पर कर लगाने की अन्य शक्ति है। नेक्स्ट है अन्य आपातकाल की घोषणा, न्याय शक्ति, निर्वाचन कार्य, एक तरीके से ये भी एक तरीके से इन पे भी बंटवारा किया गया है। ये भी एक तरीके से जो आपातकाल की शक्ति है वो एक तरीके से केंद्र सरकार के पास दी गई, न्याय शक्ति भी केंद्र सरकार के पास दी गई है। नेक्स्ट राज्यपाल, वेरी इंपॉर्टेंट राज्यपाल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें अगर आपको केंद्र राज्य संघ का वर्णन करने के लिए तो उसमें राज्यपाल की भूमिका का वर्णन भी करना है। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है और ये राज्य शासन की समस्त वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद के हाथ में होती है और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और विविध शक्तियां। मतलब वित्तीय शक्ति में पैसा संबंधी, विधायी मतलब कि कोई भी प्रशासन जो क्या चलाए, कार्यकारी शक्ति में क्या कार्य दिया गया। तो ये सारे पॉइंट आप इनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय लोकतंत्र में चुनावों का महत्व। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये चैप्टर 6 से रिलेटेड है और लोकतंत्र प्रणाली में निर्वाचन का परम महत्व होता है और लोकतंत्र की सफलता स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर ही आधारित रहती है। संविधान के 324 अनुच्छेद में निर्वाचन की व्यवस्था के लिए निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है और ये लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव के आधार पर हम सरकार चुनते हैं और इसमें अपनी मनपसंद की सरकार चुनते हैं, एक तरीके लोगों का शासन होता है इसमें। तो यह लोकतंत्र का अहम हिस्सा है और इसके बिना लोकतंत्र परिकल्पना नहीं की जा सकती। मतलब चुनाव यदि नहीं होंगे तो इस तरीके से लोकतंत्र नहीं होगा, तो उसके परिकल्पना नहीं की जाएगी लोकतंत्र की। नेक्स्ट चुनाव आयोग की भूमिका, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना कि कहाँ पर चुनाव होने हैं, मतदाता सूची तैयार करना, ये हर एक तरीके से चेंज होती है मतदाता सूची, और राजनीतिक दलों का मूल्यांकन करना, चुनाव चिन्ह देना, ये सारे एक तरीके से
इनका मुख्य कार्य है चुनाव आयोग का। ये आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है कमियां। प्रणाली क्या है, इसकी कमियां क्या है? चुनाव प्रणाली की सत्ताधारी दल और प्रशासनिक यंत्र का दुरुपयोग। इसमें क्या होता है, सत्ताधारी दल जो है वो प्रशासन का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। निर्वाचन अधिकारियों पर राजनीति का दबाव पड़ता है। दोषयुक्त मतदान व्यवस्था, मतलब कि इसमें जो मतदान की व्यवस्था वो खराब होती है। और निर्वाचन में आपराधिक की प्रवृत्ति के बारे में बताया जाता है, धन का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक तरीके से इसकी कमियां हैं जिनको आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा था कि आप एग्जाम में तरीके इनको एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट सुधार। धन का प्रयोग सीमित कर दिया गया है, जो भी सुधार किए गए हैं। चुनावों में उम्मीदवारों की संख्या कम करने का प्रयास किया गया है। मतदाताओं की जागरूकता पर वर्णन किया गया है, इसको आप बना के रख सकते हैं। मतदाताओं की जागरूकता को एक तरीके करने के लिए, वोट डालने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट अपराधियों का, जो भी अपराधी चुनाव में खड़ा होता है उन्हें रोकने की व्यवस्था, मतलब जो भी अपराधी है उसको चुनाव में खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग का पुनर्गठन करना है, मतलब कि निर्वाचन आयोग को कैसे गठन करना है उसका एक तरीके से निर्णय एक तरीके से तय किया जाता है। तो ये लोकतंत्र के आधार पर संभव हो सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारत की दलीय प्रणाली में कांग्रेस शासन का युग का वर्णन करें, या भारत में कांग्रेस व्यवस्था के भंग होने के क्या कारण थे। मतलब एक तरीके से विघटन के आप कह सकते हैं इसको। तो ये चैप्टर एक तरीके से 7 से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सन 1964 में पहले भारत में दलीय पद्धति का एक कांग्रेस शासन पद्धति के रूप में उभरी, और इसका उल्लेख कांग्रेस शासन पद्धति के अथवा कांग्रेस पद्धति के रूप में भी देखा जा सकता है। जैसे कि आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। एक तरीके से आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहली पार्टी कांग्रेस पार्टी थी जिसने एक तरीके से शासन व्यवस्था को, एक शासन व्यवस्था में सत्ता एक तरह हासिल की। नेक्स्ट है कांग्रेस प्रणाली की व्यवस्था एक तरीके से स्थापना 1885 में मानी जाती है, और इसकी छवि जो विद्यमान रही है हमेशा से। कांग्रेस पार्टी का लगभग सभी राज्यों के प्रभुत्व था, परंतु प्रभुत्व एक समान नहीं था। कांग्रेस पार्टी का पतन कब हुआ? तो एक तरीके पतन मतलब कि विघटन हो गया एक तरीके से भंग होने के कारण। तो 1960 के दशक में मध्य राज्यों में कांग्रेस का आधिपत्य भिन्न होने लगा था, और 1967 में चौथे आम चुनाव ने इस परिवर्तन को तीव्र कर दिया। अभी घटना मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या था। जिस प्रकार एक तरीके दो नेताओं की मृत्यु, जैसे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, उसके बाद एक तरीके लोकतंत्र पर संकट आ गई कि जो सरकार कौन बनाएगा। फिर ऊपर से नेहरू जी की मृत्यु, फिर नेहरू की मृत्यु के बाद एक बार फिर तो एक चुनौती सामने आई कि क्या किसकी सरकार बनेगी। तो ये एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के विनाश के कारण बनते गए। नेक्स्ट है 1880 के दशक अंतिम तथा 90 के दशक में राष्ट्रीय व राज्य दोनों स्तरों पर दलीय पद्धति का विखंडन और अग्रसर हुई, और कांग्रेस पार्टी का पतन राज्यों में 60 के दशक अंतिम वर्षों की शुरू हो चुका था, और परंतु अवनति 80 के दशक काफ़ी प्रबल हो गई थी। और लालू शास्त्री नेहरू जी की मृत्यु के कांग्रेस की पार्टी को धक्का लगा, और ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देख सकते हैं आप वोटों और सीटों का हिस्सा जिस लोकसभा में अधिक, विशेष रूप से राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का कब्जा था। 20वीं सदी में अंतिम दशक में तेजी से घट गया, और कुछ प्रमुख राज्य में विधानसभा चुनावों का प्रदर्शन इस बात पर दर्शाने में मतभेद करेगा। और भारतीय राज्यों में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना मतांश, मतलब 1993 में 15.8% जो है से गिराकर 2002 में 8.96% करके एक काफ़ी लघुकृत तरीके से रही। और दक्षिणी भारतीय में राज्यों में सबसे बड़ी राज्य आंध्र प्रदेश में कांग्रेस 1979 में सत्ता में लौटी और 1994 चुनाव में हार गई। 2004 तक विपक्ष में रही, और बिहार में कांग्रेस का मत प्रतिशत 1990 में 24.78% से औंधे मुंह गिराकर 2000 में 11.6 एक तरीके से हो गई। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक तरीके विघटन के कारण के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राज्यों की राजनीति पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। ये 3 चैप्टर 12 का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो स्टूडेंट मैं भी जो आपको बता रहा हूँ शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपना एक एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश, मतलब एग्जाम में एक्सप्लेन इतना करना है ताकि एक तरीके से आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो भूमंडलीकरण और राज्य राजनीति का पर भूमंडलीकरण बहुत प्रभाव रहे हैं। भारतीय राजनीति में नई आर्थिक नीति को अनिवार्य तथा एक ताज़ा समझ की संज्ञा दी गई है, और नई आर्थिक नीति ने भारत के राज्य राजनीति को इतने बड़े स्तर पर प्रभावित किया है।
तो भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण की नीति ने एक प्रकार से एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें राज्य सरकारें सत्ता निर्णय के वास्तविक केंद्र बिंदु के रूप में उभरी है। नेक्स्ट है बिंदु, जो विदेश पूंजी को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकारें एक बेलगाम होड़ में लग गई हैं। तो ये एक तरीके से भूमंडलीकरण का प्रभाव एक तरीके से सरकारों के ऊपर देखने को पड़ा है, किस प्रकार वो एक तरीके से बेलगाम होड़ में लग चुकी हैं पूंजी के लिए। और नेक्स्ट है अधिक राष्ट्रीय के रूप में लोग संस्कृति बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय राजनयिक राजनेताओं और प्रतिनिधियों के अनुकूल है। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वैश्वीकरण का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हेडिंग डाल सकते हैं इसमें, लोकतंत्र का अवधारणा। इसमें क्या था, लोकतंत्र के वैश्वीकरण के प्रभाव में अपनी पारंपरिक अवधारणा सापेक्ष अधिक बदल गई है। तो लोकतंत्र की अवधारणा डाल के आप इसको एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वैश्वीकरण ने एक तरीके लोकतंत्र की अवधारणा को बदल दिया है, लोकतंत्र में कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है मध्य वर्ग में वृद्धि, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मध्य वर्ग वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो एक तरीके से मध्य वर्ग पर पड़ा है। तो ये एक तरीके से मैंने शॉर्ट तरीके से बताए हैं पॉइंट। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गया वो है हरित क्रांति क्या है और तथा भारतीय कृषकों पर भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। पहला है कि इसमें 1986 भारतीय कृषक विकास नीति के इतिहास में प्रमुख बदलाव का बिंदु था। तो 1986 क्या था, कृषक जो विकास, भारतीय कृषक जो थे उनके एक जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव था और वर्ष में 3 महत्वपूर्ण घटना हुई जिन्होंने भारतीय सरकार के नीति निर्माताओं के संकल्प को अत्यधिक प्रभावित किया और उन्हें कृषक उत्पादन को यथाशीघ्र वृद्धि करने के लिए प्रेरित किया ताकि भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए। परंतु उत्तर भारत में 1966 से लेकर 1967 का महान सूखा काल तथा भारतीय कृषि के पिछले बुरे वर्ष के साथ जुड़ गया है और दोनों घटनाएं साथ साथ हुई और देश में अन्य भागों में भी दुर्बलता से स्थिति उत्पन्न हो गई। और उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय हरित क्रांति जो पद्धति क्या थी, तो इसके एक तरीके से हेडिंग ला सकते हैं कि भारत की हरित पद्धति क्या थी। तो उसमें कृषि क्षेत्र का निरंतर विस्तार करना, तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य ये था कृषि क्षेत्र का विस्तार करना और द्वि पैदावार विद्यमान कृषि भूमि। तो सेकंड पॉइंट डाल के लिख सकते हैं द्वि पैदावार की एक साथ 2 फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहन करना। तीसरा जो है वह है सुधरने के लिए आनुवंशिक बीजों का प्रयोग करना। तो ये आप इन पॉइंटों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा जो दूसरा क्वेश्चन वो है भारतीय कृषकों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला है कुलक किसान पर। 90 के दशक में कुलकों ने अनेक राज्यों में और देश की राजनीति पर काफी प्रभाव डाला है और इसलिए जमींदार उन्मूलन और हरित क्रांति से कृषि परिवर्तन में भूमि सुधारों की महत्वपूर्ण स्थिति पैदा हुई है। एक और उन्होंने कृषि विकास को त्वरित किया है और दूसरी ओर कृषि के संबंधों को पूरा प्रतिमान में ही बदल दिया। यह परिवर्तन भारत के विभिन्न भागों में आर्थिक और राजनीतिक रूप से सबल समूह के वर्गोदय मतलब जो वर्ग में बटे हुए हैं के रूप में प्रकट हुआ है। नेक्स्ट है छोटे किसानों पर भूमिहीन के श्रमिक। देश के इसका सेकंड जो पॉइंट आप डाल के लिख सकते हैं छोटे किसान व भूमिहीन कृषक। इसमें क्या है, देश के बड़े हिस्से में 60 या 70 के दशकों में छोटे किसानों व भूमिहीन श्रमिकों के आंदोलन ने जोर पकड़ा और ये आंदोलन पश्चिमी बंगाल से नक्सलवादी से शुरू हुआ और जल्द ही 60 के दशक में समाप्त होते हुए आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा जैसे देश में भागों में फैल गया और 70 के दशक में ये गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार सोशलिस्ट पार्टी व भारतीय ज़्यादा हासिल नहीं कर सके, फिर भी कृषि का समस्या देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे हैं। तो ये आप तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टिप्पणी वाला, जिसमें दलित और पिछड़ी जाति के बारे में दे रखा है। तो दलित के बारे में आप लिख सकते हैं कि दलितों के किस प्रकार, मतलब दलित कौन होते हैं, पिछड़ी जाति कौन होती है, वो आरक्षण की मांग करती हैं। दलितों का उद्भव एक तरीका महाराष्ट्र से हुआ। उन्होंने अपने दलित पैंथर संगठन बनाया और उन्होंने अपने मांगों के लिए एक तरीके से तत्पर कि हमें एक तरीके से अपना हक मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए और एक समानता मिलनी चाहिए और हमारे साथ जो अत्याचार हो रहे हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, उनके लिए कानून बनने चाहिए। तो ये दलितों की पिछड़ी जाति की एक तरह हमेशा से मांग रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भाषाई और निर्जातीय व्यवस्था। ये क्या है, इसके बारे में बताता हूँ मैं। भाषाई राजनीति, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यक क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। भाषाई एवं निर्जातीय अल्पसंख्यक दल लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लोगों का अल्पसंख्यक एक ऐसा समूह होता है जिसकी सदस्य संख्या अन्य समूह के मुकाबले निम्न होती है, तो उसको अल्पसंख्यक बोलते हैं। इसी प्रकार एक तुलनात्मक शब्द के रूप में जाना जाता है और एक समूह उस दूसरे समूह की तुलना में अल्पसंख्यक होता है जो बहुसंख्यक वर्ग का निर्माण करता है। किसी समूह और समुदाय में अल्पसंख्यक सामाजिक स्थिति एकल स्थिति
सूचक अथवा उसके अधिक हो सकती है। भाषा, धर्म, संस्कृति, प्रथाएं, प्रजाति, अर्थव्यवस्था आदि किसी समुदाय का इस आशय का नामकरण कि वह भाषाई, धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक वर्ग है और बहुसंख्यक वर्ग है, उस कारण के आधार पर निर्माण करता है और जिसमें उस समूह को समुदाय की पहचान की जाती है। निर्जातीय जो है, मैं आपको बताता हूँ, निर्जातीय भारतीय विद्वान वह निर्जातीय और सांप्रदायिक को अदल बदल कर प्रयोग करता है। और इसमें क्या है, सबसे मेन की भारतीय विद्वान एक तरीके जो बहुत से कारकों से मिलकर बनती हैं, जैसे भाषा, जाति, धर्म, ये संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं, प्रजाति, अर्थव्यवस्था, ये सारी का निर्जातीय रूप में देखा जाता है। और इसमें क्या है, नेक्स्ट निर्जातीय राष्ट्रीय भाषा राज्य, क्षेत्र और संप्रभुता के संदर्भ में संगठन की ओर संकेत करती हैं। भाषा संघों की पहचान को दो स्तरों में देखा जाता है, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पे। तो आप इसको एक तरीके से इस पॉइंट को टिप्पणी के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया मतलब कि रिपब्लिक पार्टी मतलब कि रिपब्लिक पार्टी कौन सी थी, देखिए तो उसके बारे में आप कांग्रेस के बारे में एक तरीके से इसमें बता सकते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, और पार्टियों के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इसको आप लेंथी तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा, जैसे पता आपको इंदिरा गांधी ने दिया था, तो उसके बारे में आप बना सकते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा क्यों दिया था उन्होंने और किस लिए दिया था। नेक्स्ट नक्सलवादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नक्सलवादी आंदोलन के विभिन्न रंग शोषण के 3 स्रोतों के खिलाफ विरोध करते हैं। पहला नक्सलवादी आंदोलन इस प्रकार है, यथा असमान व शोषणकारी आर्थिक संबंध, दमनकारी जाति व्यवस्था एवं भारतीय राज्यों के खिलाफ उनके मतानुसार साम्राज्यवादी ताकतों के साथ मिलकर सामंती पूंजीवाद विचारधाराओं को अपनाकर ये शोषक वर्ग गरीबी जनता का शोषण करते हैं और इस समस्या का हल वर्तमान राजनीति, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था के उखाड़ फेंकने में निहित है। वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हिंसक साधनों का प्रयोग करते हैं, धर्म रूप में स्वीकार करते हैं। ये नक्सलवादी जन चुनावों में भाग लेने के खिलाफ रहे हैं, परंतु उनमें से कुछ चुनावों के प्रति रुझानों को बदला गया है। नक्सलवादी आंदोलन जो कि 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी इलाके में कनू सान्याल एवं चारू जमुदार द्वारा शुरू किया गया और कुछ ही वर्षों में अनेक राज्यों में फैल गया। इनमें से प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य जहाँ पर एक तरीके से आंदोलन फैल गया। तो इसमें मैंने आपको एक तरीके से क्वेश्चन बताए हैं, इनके एक तरीके से आंसर भी बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगेगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।